Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. और थोड़ा सा मेरी आवाज़ जो है आज ज़रा गड़बड़ है मेरी आवाज़. थोड़ा सा हम भी कोई खास खुशी आपको हमने वेलकम नहीं किया, आपने देखा क्योंकि कराची में एक बड़ा वाक़या हुआ, सानेहा हुआ, गुल प्लाजा में आग लगी और बताया जा रहा है जी पूरा जो वीकेंड है हम लोग हमारी जो नज़रें थी टिकी हुई थी फ़ोन पे, जो हम वीडियोस देख रहे थे, ख़बरें देख रहे थे टीवी स्क्रीन्स पे कि अल्लाह कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई बेहतरी खबर आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका. गुल प्लाजा जो कि पाकिस्तान की में इतने बड़ा शहर कराची के एक बहुत बड़ा आइकॉनिक इमारत, यादें, रहने वाले इवन कराची कमर्शियल रहने वाले अगर कोई यानी किसी से पूछे गुल प्लाजा तो वो गया होगा कभी ना कभी शॉपिंग जी. तो उसमें गुल प्लाजा की बात करें तो सबकी मेमोरीज हैं और एक हम सब वहाँ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई ख़ास शादी वगैरह का मौका हो तो ज़रूर बच्चों के टॉयज़ वगैरह लेने हो, वहाँ घर को सजाना हो, गुल प्लाजा, ऑलवेज़ गुल प्लाजा. मैं भी जब यहाँ कराची आई थी मुझे याद है जब मुझे घर वगैरह के लिए सामान लेना था तो सब ने कहा गुल प्लाजा जो. मैं गई, मुझे इतनी अच्छी लगी वो बिल्डिंग्स और वो वहाँ का माहौल. में कहा कितना खूबसूरत बाज़ार है, पुरानी बिल्डिंग्स भी, इतनी रौनक, इतनी वैरायटी. और मैंने वहाँ व्लॉग भी बनाया था. और अब जब मैं देख रही हूँ उसको जलते हुए, हम सब देख रहे हैं उसको जलते हुए, कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुख हुआ. अभी तो शुक्र है कि ये दिन को फायर नहीं लगी, कि वरना पता नहीं कितना फिर उस वक्त नुकसान, कितने लोग चले चीज़ों का नुकसान तो फिर भी पूरा हो जाता है, लेकिन जो जानी नुकसान है, जिनके अपने चले जाएँ उनकी क्या कॉम्पनसेशन है. और जल के मरना, बेबसी में तड़प के, अपनों को आवाज़ दे के और किसी का ना आना, बहुत दुख की बात है. और ये कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमसे, हुकूमत से, मैनेजमेंट से क्या गलती हुई, क्या बेहतर हो सकता था. क्योंकि ये फायर्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन उसका इतनी देर तक जलना और उसका कंट्रोल में ना आना, इतने लोगों का फंस जाना, अभी तक तो काउंट भी नहीं हुए, पता कि कितने लोगों की एक्चुअली डेथ होगी, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं. 33 घंटे बाद जो है आग को बुझा लिया गया, बताया जा रहा है, आग पर काबू पा लिया गया है और 10 अफराद की जानें चली गई हैं. 62 के करीब अफराद ये बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं, लापता हैं. अब अल्लाह उनकी ज़िंदगी की खैर करे. लेकिन ये कि हम इससे मुतालिक तमाम ही बातें करेंगे, जो सवालात सबके ज़हनों में उठ रहे हैं वो सवालात हम करेंगे कि कौन है एनओसीज देने वाले, जो पूरे साल में इंस्पेक्शन होता है एक, या 6 महीने बाद एक इंस्पेक्शन होता है, उसमें फायर डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल के लोग भी होते हैं. तो क्या वो चेक करते हैं कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, वायरिंग आपकी ठीक है या नहीं है, आपका ड्रेनेज का सिस्टम, आपका सीवेज का सिस्टम ठीक है नहीं है, आपकी बिल्डिंग मखदूश तो नहीं हो गई है, उसको रिपेयर की जरूरत तो नहीं है. ये सारे लासे खैर हम इस पर मेंटेनेंस देते हैं, हर अपनी बिल्डिंग के मेंटेनेंस भी देते हैं, जो किराए पे होते हैं या जो मालिक होते हैं. वो मेंटेनेंस कहाँ इस्तेमाल हो रही है. जो मुझे लगा ना कि एक फायर इतनी ज़्यादा और बुझने में इतना, इसको बुझाने में, कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लगा. मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गुल प्लाजा गई थी, मैं देखा था बैटरीज वाली गाड़ियाँ. जी जी, ये जो बैटरी वाली गाड़ियाँ, और ये जब बैटरी जलती है ना, ये नहीं बुझती इसकी आग, और पानी से और जो है तेज होती है, बिल्कुल और शिद्दत आती है उसमें, इसलिए उसका कंट्रोल करना भी इतना मुश्किल होता है. या मोबाइल फोन या हर वो चीज जिसमें बैटरी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल, वो एक बॉम्ब है. ना सिर्फ बैटरी, वहां पर देखे कागज है, वहां गत्ता है, वहां प्लास्टिक है, वहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि फायर्स बहुत तरह की. अच्छा खैर, इस पर हमने बात करनी है और बराह रास्त हम मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि सिचुएशन क्या है. फिर जरा कुछ एक्सपर्ट से भी हमारी बात होगी. इसके साथ साथ फिर हम जरा आ जाए ना यहाँ से थोड़ा तो शो में और बहुत सर्दी कुछ है, और सारी खबरें हैं, हाँ, स्किन डिजीज और सर्दी की वजह से जो दूसरे स्पेशलिस्ट भी हैं, बात लेकिन करेंगे. जी हम लोग जिस तरह हम लोगों ने स्किन प्रॉब्लम्स इन विंटर्स, हेयर ग्रोथ, इस पे भी हमने बात करनी है. हालांकि ऑनेस्टली दिल नहीं चाह रहा, दिल बहुत दुखा हुआ है, लेकिन बात हम करेंगे. अभी हमारी जो रिपोर्टर हैं जमजम वहाँ हैं, नहीं हमारे साथ जावियार भी होंगे ना शो पर. जावियार फेमस एक्टर है. मैं इतना दिल खराब नहीं, लेकिन वो लोग को बताना चाह रहा है, ये तो जिंदगी में देखे. जावियार हमारे साथ होंगे, फेमस एक्टर नुमान एजाज के साहबजादे, और अभी उनका ड्रामा भी आ रहा है और इससे पहले भी ड्रामा में आपने देखा है, तो उनसे भी ज़रा कुछ बातें होंगी. तो हमारे साथ जुड़े रहेगा. लेकिन सबसे पहले इस पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसने ज़ाहिर सबको रुला के रख दिया पूरे पाकिस्तान में. जब ये लोगों ने मनाजिर देखे तो हर आंख अश्क बार हमें नज़र आई. लोगों का सामान भी जल गया, लोगों की जमा पूंजी भी ज़ाहिर चली गई, लोग रो रहे हैं, वहाँ पर चीखो पुकार हो रही है. तो हमारी नुमाइंदा जमजम सईद इस वक्त मौजूद है गुल प्लाजा के बाहर से. हर घंटे जो है खबर, स्टैट्स, नंबर्स, आपकी इंफॉर्मेशन वो बदल रही है. तो अभी इस वक्त लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन है वो जमजम हमें देंगे. बिल्कुल. जमजम, मुझे बताएं कि आप आंखों देखा हाल जरा शेयर कीजिए. जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आग बुझ चुकी है या नहीं बुझी है, लोगों का क्या कहना है, जरा हमसे शेयर कीजिए.
जी देखिए, ज़ुहैब और नादिया, ये बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक सान्या में से कहूँगी, जो कि 2 रोज़ पहले पेश आया था। रात को 10 बजे ये आग, चूँकि वैसे तो हम देखते हैं कि गुल प्लाज़ा रात को 9 बजे तक ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता था, लेकिन चूँकि वीकेंड था और सैटरडे नाइट को ये आग लगी थी, और सैटरडे नाइट को होता ये है कि बाज़ार लेट तक जो है वो प्लाज़ा बंद होते हैं, तो तकरीबन इसने बंद होना था 10 बजे तक बंद होना था, तो इसको जो है वो लेट ये बंद हुआ था। और वेडिंग सीज़न भी आपको पता है, वेडिंग सीज़न में बाज़ार लेट तक खुले रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि तकरीबन 10 बजे, पौने 10 के करीब ये आग लगी थी। और फायर फाइटर्स को जब पता चला, फायर ब्रिगेड के अमले को तकरीबन 10:30 बजे ये इत्तला मिली थी कि यहाँ पर आग लगी है। अच्छा, जो हमारी जब बात हुई ताजिर बिरादरी से, तो उनका ये कहना था कि जो मेज़नाइन फ्लोर होता है, यानी जो बेसमेंट है, वहाँ पर एक फूलों की दुकान है जो सजावट के लिए घर में हम रखते हैं, गुलदस्ते वगैरह जो कि फेक फ्लावर्स होते हैं, उस दुकान में आग लगी थी। अच्छा, 2 वजूहात बताई जा रही हैं, या तो फिर ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या तो फिर ये वो जो डबल फेज होता है ना, वो एक हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है, वो फ्लक्चुएशन होती है, उससे भी आग लग सकती है। ये 2 वजूहात फिल वक्त बताई जा रही हैं। अच्छा, पहले वो एक दुकान में आग लगी, वो फिर हुआ ये। अच्छा, नादिया ने ये बात की थी कि क्या इंस्पेक्शन में ये पता लगना है कि आया कि वहाँ पर आग बुझाने के हालात थे या नहीं। वो बिल्कुल आग बुझाने के हालात मौजूद थे। जब आग लगी तो इतने बड़े पैमाने पे ऑब्वियसली नहीं थी, वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई, जो बॉल्स होते हैं वो बॉल्स को फेंका गया, उस बॉल से आग नहीं बुझी। फिर वो जो फायर एक्सटिंग्विशर था, उसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की गई। आप बात कर रही हैं फायर कंट्रोल, वो नहीं, बॉल्स जो थे वो उन्होंने काम नहीं किया, या उससे बुझी नहीं, इतनी ज्यादा आग थी? उससे बुझी नहीं। उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशन जो लगे हुए होते हैं शॉप में, उससे बुझाने की कोशिश की गई, उससे भी आग नहीं बुझी। उसके बाद जो है वो दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड अफसरान को कॉल की। इतने में जैसे ही कॉल गई, तकरीबन 10:30 का टाइम था, और 10:40 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एम.ए. जिन्ना रोड पर कायम गुल प्लाजा पर पहुंच चुकी थी यहाँ पर। अच्छा, जमजम मुझे बताएं कि आप अंदर जा सकी हैं, अंदर की क्या इस वक्त सूरत हाल है? सब कुछ जल चुका है, सारी दुकानें जल चुकी हैं? देखिए, तकरीबन 2100 जो है वो दुकानें थी यहाँ पर, और आप दुकानों की बात करते हैं, यहाँ तो बंदे नहीं रहे, कुछ भी नहीं बचा। 2100 की 2100 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। इवन कोई गुल प्लाजा, नादिया को पता है, नादिया कह रही थी ना कि वो यहाँ पर आई हैं, तो नादिया यहाँ पर आप आई होंगी तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जिट और एंट्रेंस गेट थे यहाँ पर। बिल्कुल है, सही है, क्योंकि ये फुली पैक था, सेंट्रली एयर कंडीशन था, ये बिल्कुल पैक था, हवा का कोई रुख नहीं था बाहर जाने का। यही वजह है कि एक तो आग फैली, और दूसरा नादिया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर ये जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर थी, जिसे हम चलता फिरता बम कहते हैं, जो कि जिस पे पानी डालो तो वो बजाय इसके कि वो आग बुझाए, वो मजीद आग को भड़काती है। दुनिया जहान का सामान यहाँ पर था। जमजम, मुझे ये भी बताएं कि कितने लोग जाँ भाग हुए हैं इसमें, और कितने लापता हैं? अभी ऑफिशियली क्या बात सामने आई? देखिए, ऑफिशियली तौर पर अगर मैं बात करूं तो 11 लोग जो है वो अब तक जाबाहक हो चुके हैं, और तकरीबन 42 लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल बंसवाड़ मुंतकिल किया गया है। अच्छा, जो जाबाहक हुए हैं उनमें ज़्यादातर, जैसे नादिया कह रही है कि जलकर मरना, तो जलकर कोई नहीं मरता, वो जलने से पहले ही जो है वो दम घुटने से मर चुके होते हैं, क्योंकि जिस तरह से धुएं थे, जिस तरह से आग के शोले थे, वो पहले ही दम घुटने से मर जाते हैं, जलते तो वो बाद में हैं। तो यहाँ पर 5 डेड बॉडीज ऐसे हैं जिनकी शनाख्त जो है वो अब तक नहीं हो सकी, क्योंकि उनके आज़ा मिल रहे हैं। यहाँ पर एक फायर फाइटर था जिसका नाम फुरकान था, 25 साल उम्र थी, उसकी शादी हुई थी और उसकी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बच्ची थी। वो जो है वो अपना इमदादी सरगर्मी
सरंजाम दे रहे थे और सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे और वहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई थी। अभी भी अगर आप मेरे अकब में ये मनाजिर देखें तो आग तो मुकम्मल बुझ चुकी है, कूलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं, अच्छा कूलिंग का अमल चूंकि शुरू हुआ है, अभी भी कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आग थोड़ी थोड़ी देर बाद भड़क उठती है। लेकिन चूंकि ये इमारत भी काफ़ी ज़्यादा कदीम है और हमने देखा कि ये कितनी ज़्यादा जल गई है कि इस इमारत की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है। तो जगह जगह से अब जो है वो टुकड़े गिरना शुरू हो गए हैं। जो इमारत का अब भी हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गया है। अब ये इमारत जो है वो बिल्कुल मखदूश। तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट सुखदेव साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइजिंग शाइन पर। मुझे बताइएगा कि लोगों का ये सवाल है कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? ठीक है, हादसा हुआ, आग लगी, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। किसकी जिम्मेदारी है जनाब ये? देखें कि सबसे पहले तो अगेन आवर कंडोलेंसेस हमारे ज़ायद ताजियत फैमिलीज के साथ लवाहिकीन की। जैसे अगेन किसी एक भी फैमिली का बंदा उसकी जान चली जाती है तो पूरी फैमिलीज जो हैं उसमें उजड़ जाती हैं, चाहे वो एक अफराद हो फैमिली का, उनका रिश्तेदार हो। तो इसको कहना कि नेशनल सानिया है गलत नहीं होगा। मैं चाहूंगा जिम्मेवारी की हम बात कर रहे हैं, इन पे बात करें। आपको तो वैसे हर चीज रिपोर्टिंग हो रही है, पर मैं चाहूंगा हम उन बातों बात करें जिस पे यूजुअली बात हो नहीं रही। कल से आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जा रहा है बार बार ग्रेड 3 की आग, ग्रेड 3 की आग होती क्या है? मैं थोड़ा इस पे 2 मिनट आपके लूंगा या 1.5 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यूजुअली जो भी अर्बन एरियाज होते हैं उसमें तीन तरह के टियर्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में एक फायर टेंडर के साथ आग बुझाई जा सकती है। ग्रेड 2 पे 2 से 3 फायर फाइटर्स जो होते हैं, टेंडर या स्नोकल, उस पर जा। ग्रेड 3 जो होता है वो होती है फुल फ्लैज आग। उससे ज्यादा किसी भी अर्बन एरिया में ग्रेड 3 ज्यादा कोई ग्रेड नहीं होता। जब भी ग्रेड 3 ज्यादा आग बढ़ती तो 3 से 4 तरह की होती है। एक तो आपने 9/11 का खुदा ना खास्ता वाक्य जब देखा था, उस तरह की जब आग लगती है ऐसा वाक्य तो फिर वो नेशनल डिजास्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ऐसे खुले एरिया में जैसे अमेजन जंगलात में आप देखे हैं, ब्राजीलियन जंगलात में देखते हैं, अमेरिका के जंगलात में, खुले एरियाज में ग्रेड 3 से जब आग बढ़ जाती है वो अर्बन एरिया में कैटेगराइज वो नेचुरली नेशनल डिजास्टर में चला जाता है। आपकी बात आग कैसे बढ़ हम खुद इस पर इन्वेस्टिगेट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर की माजी की हिस्ट्री ऐसे रही है। आपने बल्दिया फैक्ट्री का यहाँ पे मिसाल देखा कि एक आर्टिफिशियल आग लगाई गई जहाँ पे 260 लोगों को। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी पॉलिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स पूरे नहीं कर रहा, पर हम खुद इस पे बैफल्ड है कि एकदम से ग्रेड 3 की आग कन्वर्ट हो जाना। आप ये बोल दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्रेड 3 में कन्वर्ट हुआ, आई पर्सनली डोंट एग्री। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कराची में 2025 में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, नहीं सर, शॉर्ट सर्किट ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो सकता है। एक सेकंड, वो हो सकता है, उसकी वजह वो कैसे होगा? मैं एग्जांपल दे दूं, नहीं मैं आपको थोड़ा सा बता सर, आई कम टू यू, जस्ट मुझे एग्जांपल देने थे। 2025 में 8 से ज्यादा आग लगी है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जो एक साथ 6 फैक्ट्री में लगी कराची के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट डोमेन था, हमने जाके आग बुझाई, बट दे नेवर वेंट ऑन फ्रॉम ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। काफी रेयर चांसेस होते हैं कि इतने कम टाइम में विद इन हाफ एन आवर, विद इन 20 मिनट्स आप जो है ग्रेड 3 में आग कन्वर्ट होती है। ग्रेड 3 का बहुत बड़ी आग होती है। मैंने जैसे अर्ज किया, ग्रेड 3 से ऊपर जो आग चलती है वो जली जाती है, वो नेशनल सानियात हो जाते हैं। 9/11 जैसे सानियात, अमेजन या ब्राजीलियन जंगल जैसे या जंगलात में खुले एरियाज में लगते हैं। हम खुद ये ग्रेड कौन सी आग थी? ये आपके नजदीक कौन से ग्रेड? दिस वाज कैटेगराइज्ड एज ग्रेड 3 द मोमेंट जो फायर टेंडर की 2 गाड़ियां वहां पे पहुंची। 10:16 पे रिपोर्ट हुआ। पहले जो 2 गाड़ियां वहां पहुंची 10:27 पे पहुंची। जैसे ही वहां पर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा 2 गाड़ियों का काम नहीं है, ग्रेड 3 के आगे एकदम से जैसे हमें डिक्लेयर हुआ। मुझे बताया ना, आप इसका ये सारा एक्सप्लेन आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका बताने का मकसद है कि आप इन लाइंस पर भी सोच रहे हैं कि आग शायद लगाई गई है, यानी ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं कर्ज कर लूं, देखिए कोई नहीं चाहता आग लगे। अक्सर आप न्यूज में भी सुनते हैं घरों में सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कराची में आए दिन वाकयात आपको आते हैं। उसमें अक्सर क्या होता है, एक छोटी सी गवल होती है, सिलेंडर का कोई सुई भी लीक होती है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, राइट। गुल प्लाजा के अंदर कोई 500 से ज्यादा गैस सिलेंडर से गैस लाइन थी, बिजली की लाइनें थी, जैसे आपने बैटरी वाली गाड़ियों का मिसाल दिया, और गाड़ियां थी, जनरेटर से हजारों लीटर पेट्रोल थे। अगेन हम किसी पे ब्लेम पुट नहीं करें, लेट अस गेट टू द रूट ऑफ इट। ये हुआ क्या है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ, 20 मिनट में ग्रेड 3 की आग एक छोटे शॉर्ट सर्किट से या कहीं पे रिपोर्ट से कि प्लास्टिक के फूलों से, ये अनयूजुअल है। मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, अनयूजुअल, दिस इज नॉट अ यूजुअल थिंग। नहीं, आप ये भी कैसे, आप डू यू थिंक मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल सोर्स से आग जो है,
लगी हो, एग्जैक्टली जैसे है मैंने ना? अर्ज जो किया आप देश कहना के चाह रहे हैं, सिलेंडर्स मुझे लग रहा थे है पेट्रोल, कि एक इस हाँ जगह से, एक इस बिल्कुल जगह से, यू इस जगह आर्टिकुलेटेड से माय फिर वो बढ़ेगी। यू आर्टिकुलेटेड माय पॉइंट कंप्लीटली वेल। हो या सकता है एक छोटी सी आग लगी हो वहां पे, काफी गैस सिलेंडर्स है। जैसे अगेन आपने ये बताया अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है, मैं भी कूलिंग पीरियड का मिसाल हूँ। एक चिंगारी भी अगर कूलिंग पीरियड में भड़क जाए ना कहीं से, कोई भी एक तीली भी कोई फेंक दे, दोबारा उस ग्रेड 3 की आग हो जाएगी। जी, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आग कहीं से भी फैली हो सकती है। वहां पे जनरेटर्स थे, हजारों लीटर पेट्रोल था, परफ्यूम्स थे, परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल होता है, अच्छा, वो मुझे एक बात इनफ्लेमेबल बताएं होता है, सुखदेव साहब, प्लास्टिक मुझे एक होती बात है। बताएं, मुझे एक बात बताएं। अभी एक निजी होटल में आग लगी थी, 2-4 साल पुरानी बात है। तो उसमें आग लग गई और उसके बाद उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि जो इंस्पेक्शंस होते हैं, इन इंस्पेक्शंस में देखा यह जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट था या नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, एक्सपायर्ड थे या नहीं थे, और दीगर चीज़ें भी देखी जाती हैं आग बुझाने के हालात। तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं थे, हालांकि वो एक निजी होटल था और बड़ा होटल था। तो मुझे बताएं, इस वाक़े में ये लैकिंग्स हो सकती हैं, इस पर इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि आग को बुझाने के हालात थे, इमरजेंसी एग्जिट था नहीं था, क्या ये चल रहा था, इस बारे में देखें, देखें आप। आई बी ऑनेस्ट, मैं कोई ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट का तर्जुमान हूं तो मैं आके सिर्फ हर चीज होंकी डोरी बताऊं, लैप्सेस तो हुए हैं। नेचुरली बिल्कुल। फायर एग्जिट नहीं थे, जिसकी वजह से हमें 36 घंटे से ज्यादा लगे हैं कि उसमें हमें अभी तक गुल प्लाजा में एंटर होने में तकलीफ हुई है। हमारा एक फायर फाइटर डेथ कर गया है। आप पूछ रहे हैं ग्रेड 3 क्या होता है? 700 डिग्री प्लस टेम्परेचर जहां आ जाता है वो ग्रेड 3 होता है, वहां पे मशीन पे पिघल जाती। लैप्सेस हुए हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी वाली बात, जब फायर अलर्ट होते हैं आप अक्सर पेट्रोल पंप्स पे भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, होटलों में भी देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आग लग जाए, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है और मुझे उसको चलाना ही नहीं आता, तो किस जी, काम का? यही उस पे बात सिविक है। तो सुखदेव रिस्पॉन्सिबिलिटी की साहब, बात भी सबसे आती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ऐसी बिल्डिंग्स में दो आम सी चीजें जो होती हैं, हमारे बचपन में भी होती थी, एक है फायर अलार्म और एक स्प्रिंकलर्स। अगर ये चीजें हों बैकअप, तो आग बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल। एक तो आवाज आई इतनी एग्री, अलार्म आई थी, एग्री। अलार्म था यहाँ या नहीं, कि ताकि लोग क्लियर कर 2000 देते बिल्डिंग, that है ना? we only the investigation can tell। मैं इनिशियली इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता कि था नहीं था। एग्जिट्स का इशू था, फायर सिस्टम नहीं था, फायर एग्जिट यहाँ पे नहीं था। पहली बात ये, आई एडमिट टू दैट, नंबर अच्छा, 1। नंबर 2, जी जी क्योंकि आप हुकूमती तर्जुमान है इसलिए हम आपसे सवालात कर रहे हैं। ये 500 इसमें दुकानें बन सकती थी, हमें जमजम बता रही थी कि 2100 के करीब यहाँ पर दुकानें बन गई। वो कैसे बन गई? बेसमेंट में पूरा एक शॉपिंग जी, जी। सेंटर, क्लोथिंग का कल सारा, सीएम वो साहब कैसे ने हो भी गया? इस पॉइंट पे बड़ा डेलिब्रेट किया कि 2005-2004 से पहले जो भी बिल्डिंग बनी है, कराची बहुत पुराना शहर है, 1940 से लेके 2003-4 तक काफी ऐसी बिल्डिंगों का पैटर्न अप्रूव किया गया है कि जहाँ पे कैपेसिटी 10% थी तो उसको आपने 80% ले गया। जैसे गुल प्लाजा की बात है, 1989 में उसका नक्शा पास हुआ, बेसमेंट का, मेजनाइन का, उसमें 200 से 250 की जी, कैपेसिटी थी। फुल फ्लैश शॉप्स जो थी 1200 थी। अगर आप स्टॉल्स बनाएंगे तो नेचुरली इट क्रॉसेस 1500 एट द मोमेंट। मैं नहीं कंफर्म कर सकता 2100 या नहीं, इट वाज नियर 1500 इंक्लूडिंग द 1200 शॉप्स। छोटे वो स्टॉल्स भी होते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं, उनका काउंट करेंगे 1500 प्लस। 2100 कैसे हो गया? अगेन 2100 आई एम नॉट श्योर, मेरे पास जो स्टैट्स हैं इट्स अराउंड 1500 इंक्लूडिंग द 1200 शॉप्स। बट इनिशियली दिस बिल्डिंग वाज डिजाइंड टू नॉट विथ होल्ड मोर देन 300 शॉप्स। देखिए ना, और ये दूसरा सीएम यहीं साहब से ने भी कल violation और शुरू हो गई। सुखदेव साहब, सीएम साहब ने बेसमेंट्स कल में तो भी एक बड़ी दुकानें इंपॉर्टेंट बंद ही कर बात दें, की। मैं क्योंकि चाहूंगा बेसमेंट में कोई मैं स्केप चाहूंगा ही आप नहीं उस है। पॉइंट को मैं चाहूंगा उस पॉइंट को आप रेज भी करें जी, कि 2016 में जब हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल लॉ लाया बिल्डिंग सेफ्टी के लिए, फायर सिस्टम्स के लिए, उसके बाद जब भी सिंध गवर्नमेंट ने पुरानी बिल्डिंग्स में इन्फोर्समेंट करवाने की कोशिश की, मैं अगेन ब्लेम पुट नहीं करा। हमने कहा कि बेसमेंट्स में आप फायर एग्जिट रखें, मेजनाइन में कमर्शियल ना बनाए जो फर्स्ट फ्लोर होता है। हमें अगेन ताजरों की जानिब से हड़तालें की गई। हम नहीं चाहते शहर का पहिया जाम वो हो, जी, कारोबार बंद हो, तो ये चीजें काफी बार जी रोक जी गई। जी ये जी काफी बार एक्सरसाइज माजी में भी हुई है। सुहेल साहब, 2023 में भी एक जी पिटीशन जमा बिल्कुल, हुई इस पर थी बात हाईकोर्ट में, होती इसी रहेगी और हवाले ये से भी। सवालात करने बिल्कुल। का मकसद ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे वाकयात ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जमजम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बाकायदा हाल क्या है उससे मुतालिक अपडेट किया। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल तो बहुत सवाल सारे हैं, मसाइल इतने, और बड़े सारे लोगों की उसमें गफलत। ये जो अपनी दुकानों की ये जो डिवीजन कर करके डिवीजन कर करके आपने सिक्योरिटी सेफ्टी है ही नहीं। हर इंसान ये समझता है कि मेरा घर नहीं जलेगा, मेरा कारोबार तो ख़त्म नहीं हो सकता, मेरी जान तो नहीं जा सकती, मेरा प्यारा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। सब कुछ हो सकता है, उसके लिए क्या किया हमने, क्या इस आने करते से- हैं हम उसके लिए? जी, इससे मुतालिक हम मजीद बात अभी इल्ज़ाम करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, सिर्फ। ब्रेक के बाद वापस आते कही जाएगा। जी, वेलकम Welcome बैक back. आफ्टर द ब्रेक। और गुल प्लाजा फायर की हम बात कर रहे हैं, बात खत्म नहीं हुई, बात तो खत्म हो ही नहीं सकती। इस पे जितनी बात
की जाए कम है, क्योंकि हर जाविये से इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इस पे सोचना है और कुछ करना है कि आइंदा ऐसे साने ना हो। बिल्कुल, बात करने का मकसद यही है कि ये इस तरह के साने आइंदा ना हो और लोगों की जाने ना जाए, उनका माली नुकसान ना हो। दुनिया भर में जो इमारतें बन रही हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो किस तरीके से हो रही हैं, किन मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बन रही हैं। आपके अगर कहीं आग लग जाती है तो उसमें प्रॉपर एक इंतजाम होता है, उसमें इमरजेंसी एग्जिट खास तौर पर होता है, फायर सेफ्टी होता है, कंसील्ड वायरिंग होती है, वो वायरिंग बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगती है। तो यहाँ तो सारे ही मसाइल हैं जिनको देखने की। और ये दो चीजों पे भी देखें, हर जाविये से हमने इस पे बात करनी है। हमने बात कर ली कि वाकया कैसे हुआ, क्या हुआ। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फायर आउट ऑफ कंट्रोल थी, 3rd ग्रेड फायर इतनी जल्दी कैसे। दूसरा हम बात करेंगे एक्स चीफ हैं फायर ऑफिसर मुबीन साहब से, उनसे फायर की नौयत, बिल्कुल, और कितनी टाइप्स ऑफ फायर थी वहां, और क्या एक्सपर्टीज चाहिए होती है उस वक्त, क्या वहां पर आग को समझना और इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। हम उस पर बात करेंगे क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से एक बड़े इकदाम किए गए थे और जो मखदूश इमारतें थी उनको नोटिस भी दिए थे और उनको रिपेयर करने का। तो क्या ये गुल प्लाजा उसमें आता है या नहीं आता, और कितनी सदर की इस ओल्ड सिटी एरिया की तरफ इमारतें कितनी वल्नरेबल हैं। और हम सैयद शिराज अली से बात करेंगे, आर्किटेक्ट हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद हिम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शिराज, आप बताएं, आपने गुल प्लाजा देखा, बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि वो कितना फायर जो इसमें थी ना उसके लिए हैजरस था, उसका स्ट्रक्चर। और विजिट किया था आपने उसके एग्जिट्स कभी गए होंगे तो आपको हुआ होगा कि यार यहाँ खुदा ना होता ना, सोचते हैं अगर कभी आग लग जाए तो यहाँ से लोग निकलेंगे कैसे। एक्चुअली गुल प्लाजा एक इतनी ज़बरदस्त जगह थी हम सबके लिए एज एन डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, क्योंकि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंटल्स हैं, जब उनको अच्छे डेकोरेशन आइटम्स और बहुत अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव होलसेल मार्केट, एक बहुत खूबसूरत मार्केट उन्होंने जो है वहाँ पर बनाई हुई थी। तो एक सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही तकलीफ दे साने हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें लोगों की जानें गई, सब चीज़ें गई। असल में हम लोग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ख़ासकर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके अंदर हमें कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं वो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ वहाँ पे लाके कट आउट्स करते हैं चीज़ों को जहाँ पे हम लोगों को पैसे बचाने होते हैं। ठीक है, अगर हम उन चीज़ों को ना बचाएं तो शायद हम अपनी बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं। काफ़ी हद तक आग को हम एक तरह से टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अब आपको एक दफ़ा आग लग गई तो उसको रोक तो कोई नहीं सकता, मगर कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को एटलीस्ट डिले कर सकते हैं, ताकि हमारे जितने भी फायर के जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां तक पहुंच जाएं। एस्केप सबसे जरूरी, और हमारे पास एस्केप होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लोग रीइंफोर्स कंक्रीट के ऊपर तो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही लेजिट किस्म की इसमें क्या देखा आपने, पहले तो इसकी बात इसमें सबसे बड़ा में आपने क्या नकाज देखे, प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स जो हमें दिख रहे हैं जब भी हम गुल प्लाजा के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे जो हमारी स्टेयरकेसेस हैं, एग्जिट्स हैं और जो एंट्रेंसेस हैं वो इतने नैरो हैं कि वहां से एस्केप प्लान्स नहीं है। हाँ, सामने से कोई आ रहा हो तो आपको गुजरना मुश्किल, आप सामने से एक बंदा सामने से आ रहा है, दूसरे बंदे को तो जगह ही नहीं मिलनी है। ठीक है ना, और उधर से ही आपका सारा सामान भी ऊपर जा रहा है और देयर इज नो लिफ्ट्स जो कि आपकी प्रॉपर होनी चाहिए हमारे सामान के लिए, हमारी पैसेंजर्स के अपने जो हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं सारे उनके लिए अलग सेपरेट होनी चाहिए। वो ऐसी कोई चीज नहीं है। जिसको जाना है 3-4 स्टेयर केसेस जगह जगह से उतर रही हैं जो कि मिडिल ऑफ द मॉल उतर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है एज ए प्लानिंग। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारे पास स्टेयर केसेस जो होते हैं वो जितने हमेशा आप इंटरनेशनली भी अगर देखते हैं तो हमेशा एक लेफ्ट अलाइन हुई होती है, राइट अलाइन हुई ब्रॉड होते हैं, और वो ब्रॉड होते हैं। कम से कम चल एक तो स्टेयर्स हो गया, व्हाट अबाउट वेंटिलेशन? वेंटिलेशन की तो हम बात ना ही करें तो अच्छा। गर्मियों में तो दम घुटता है वहां पे। फिर बेसमेंट्स में वेंटिलेशन वहां पे ना होने के बराबर है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि है ही नहीं। बल्कि जो विंडोज और जो एलिवेशन के अंदर चीजें दिखाई जाती हैं उनके ऊपर भी बकायदा विंडोज को क्लोज कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, एग्जॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको इतनी सफोकेशन होती है और एक बंदा जिसको थोड़ी सी एंजाइटी हो वो तो वॉमिट शुरू कर देता है। बेसमेंट में बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो वहां पे सबसे बड़ा इशू हमारा वेंटिलेशन, सेकंड हमारे स्टेयरकेसेस। ठीक है, ये 2 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे पास लोगों के लिए
जब आग लगी है तो लोगों के लिए एग्जिट प्लान्स नहीं थे। अच्छा, और ये कि अगर आप बेसमेंट में हैं, एक सीढ़ियों से उतरे हैं तो अगली सीढ़ियां बहुत दूर हैं, अगली सीढ़ियां और पता नहीं है भी नहीं वहां से और वापस आपको- एक ही रास्ता है और भी था कुछ। और कुछ साइंस होते हैं बिल्डिंग के अंदर जो कि आपको डिफाइन किए जाते हैं कि देखो अगर ये होता है तो यहाँ से निकल जाना, ये होता है तो यहाँ से वो निकल बिल्कुल जाना। होते हैं, उसमें लाइट्स होती बनाए हैं, जाते और हैं। जब कभी फायर लगती है तो वो लाइट्स जलने लग जाती हैं, बिल्कुल ऐसे सायरन्स ही। बजते हैं, कुछ अलार्म चीजें, सिस्टम्स होते हैं, अलार्म्स थे, फायर के अलार्म स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स होते होते हैं, हैं, आपकी कुछ भी इंटीमेशंस नहीं। होती हैं जिसमें लोग एटलीस्ट एग्जिट तो कर सकें। एग्जिट तो कर सके। हाँ, शिराज हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें एक्स चीफ फायर ऑफिसर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मोमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें भी हमने देखा गोल प्लाजा में आग लगी और 33 यानी 3 दिन लग गए आग बुझाने में, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि सारा सामान जलने के बाद आग खुद ही बुझ गई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और किस नौयत की आग थी, कितने टाइप्स की फायर थी अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये ज़ाहिर है आग लगी तो हैरत वाली बात तो इसमें यह है कि अगर एक छोटी सी आग लगी थी तो वो दूसरे फ्लोरों में और नीचे के दूसरी दुकानों तक इतनी तेजी से कैसे पहुंच गई। सवाल ये उठता है, इस चीज़ पर गौर जरूर करना होगा और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ को पॉइंट आउट भी किया जाएगा कि अगर एक छोटी सी आग लगी थी तो इतनी जल्दी वो फैली कैसे इतनी तमाम जगह पे। स्टेशन बिल्कुल करीब थे, एक सिविल अस्पताल के पास था, एक दूसरा एक रेम्बो सेंटर इम्प्रेस मार्केट के पास फायर स्टेशन था। बहुत जल्दी गाड़ियां पहुंची हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आग की फैलाव की तेजी जो है वो देखना पड़ेगी, वो क्यों इतनी तेजी से हुई। ये कहना मैं नहीं समझता कि बेबुनियाद बात है ये कि शॉर्ट सर्किट, हर चीज का जो है नाम शॉर्ट सर्किट ना रख दिया जाए। वो देखा जाए कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये समझे जहाँ शॉर्ट हो रहा होता है तो वो उसी चीज को मुतासिर करता है, आगे इतनी जल्दी शॉर्ट सर्किट। यानी मुबीन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस हालात वक्त आप भी गए होंगे गुल प्लाजा, तो यहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शॉर्ट सर्किट हो या कोई भी वजह हो, सिलेंडर फटे, कुछ भी हो, इतनी तेजी से फैल नहीं सकती आग। देखिए ना, फ्लोर्स हैं, ये कह रहा एक फ्लोर पे आई एकदम नीचे कैसे आ गई, फिर ऊपर कैसे चली गई, वो फ्लोर्स पे भी ऐसे आना, प्लीज बताएं जी। इसी चीज पे गौर तलब बात यही है और इसमें जरूरी यह है कि इंतजाम ऐसे होने चाहिए थे कि अलार्मिंग सिस्टम तो मेखल मार्केट में था ही नहीं किसी किस्म का, और अगर इलेक्ट्रिक फेल हो गई या अगर बंद करी गई तो ये समझ लें कि वहाँ दिन में भी जो है वो लाइट जलाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मार्केट में वेंटिलेशन के कोई रास्ते नहीं है जिसमें रोशनी, बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जैसे अंधेरा होता है तो एक खौफ तारी ऑटोमेटिक हो जाता है, और जब धुआं मजीद उसका बढ़ता है तो वो और इंतहाई खतरनाक होता है। और जब वहाँ पे तो दुनिया भर की चीजें, सबसे खतरनाक चीज जो होती है प्लास्टिक का धुआं होता है, स्मोक उसका, वो इंतहाई खतरनाक होता है कि अगर आप एक जग भी एक कमरे में जलाएंगे ना तो उसका धुआं पूरे घर में हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पूरे घर में आग लग गई थी। तो इसमें रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का। हमारे साथ ही मुबीन साहब, अगेन मेरा वही सवाल कि जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है वो कितना वेल इक्विप्ड है, और ये जो सीढ़ियों का इस तरह टूटना रेस्क्यू के टाइम पे जो हमने वीडियोस में देखा, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं जहाज पे मौजूद नहीं था, क्यों मेरे पास भी इत्तला आई है कि जो लेडर इस्तेमाल की जा रही थी उसको ग्रिप सही नहीं मिल पाई, और उसमें थोड़ी सी मेरा यहाँ तक ख्याल है कोई गलती है उसमें टेक्निकली, जबकि स्नार्कल तो खैर मौजूद थी, वो स्नार्कल से भी काम हो रहा था, और मैनुअल इन्होंने अपनी एक लेडर लगाई थी, उसका पता चला है कि वो गिरी है, वो शटर के ऊपर शायद हैंग थी। अगर वीडियो मिल गई तो मैं उसको बगौर देखूंगा या मालूम करूंगा। दूसरी बात, एक कोशिश ये होना चाहिए कि आग लगे ही ना, हमारी कोशिश होना चाहिए कि इंतजाम ये होना चाहिए आग लगे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट वो चीज़ है कि उसकी नकल जो है दीगर डिपार्टमेंट करते हैं। केएमसी की 1112 जो लाहौर में पहली दफ़ा बनी वो इसी बुनियाद पे बनी। अच्छा, तो मुबीन साहब, डू यू थिंक कि आपके पास जो है बैटरी की जो आग है जो सबसे खतरनाक है, उसको बुझाने के आपके पास उसमें है फैसिलिटीज? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें हैं। उसको कैसे बुझाते हैं? उसको हमारे फायर डिपार्टमेंट कैसे बुझाते हैं? किस चीज को? ये जो आपकी बैटरी फायर है, बैटरी जो ये लिथियम बैटरी जलती हैं, ये जो बच्चों की जो गाड़ियां हैं, रिचार्जेबल गाड़ियां हैं,
इनकी बैटरीज, इन बहुत खौफनाक इनकी आग होती है, ये बुझती नहीं, इसके लिए क्या है? और वहाँ थी तमाम चीजों के इंतजाम आते हैं, फॉर्म भी है, लिक्विड फायर के लिए फॉर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बेहतरीन जरिया जो है ये वाटर होता है। और अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई को मुनक़ता करने के बाद हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो सर मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो जिस महल वकू है इस इमारत का, गुल प्लाजा का, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक फायर फाइटर को? एक तो पहुंचना गाड़ी का जरा मुश्किल हो गया था उधर, फिर फायर फाइटर का अंदर घुसना मुश्किल था, क्या हो सकता है? आपका तजुर्बा है, मुझे बताइए। कभी आप अगर वर्किंग डे में गए हों कभी गुल प्लाजा, तो आप ये देखें कि दुकानों के अंदर जो बालकोनियां हैं, अंदर स्पेस है, एक दुकान का दूसरी दुकान के आमने सामने, वो बमुश्किल 6 से 8 फीट का है। और फिर दुकान के बाहर भी उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, और हर दुकानदार ने, एक दुकान वाले ने रखा है, दूसरे ने भी रखा हुआ है, तो अंदर स्पेस ही इतना कम होता है कि लोग टकराते हुए चल रहे होते हैं। और वर्किंग टाइमिंग के अंदर तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर बगैर लाइट के वहाँ पे गुजारा ही नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन, कुदरती रोशनी अंदर दाखिल होने का रास्ता ही नहीं है। कहीं पे उसकी कोई बालकोनियां नहीं है कि कोई वहाँ पे अपनी रोशनी और चीखों पुकार को देख सके, बाहर वाला भी। इसलिए आपके लिए रेस्क्यू ज्यादा मुश्किल हो गया था। थैंक यू वेरी मच। और सलाम पेश करते हैं हम बच्चे फुरकान को, जो दूसरों की जानें बचाते हुए उनकी फैमिली को, दिल से बहुत अफसोस है हमें, ये बच्चा शहीद हुआ, फायर फाइटर था अपनी ड्यूटी पे। बिल्कुल, ये शहीद है। बिल्कुल शहीद मुझे बताएं कि एक आम आदमी, एक लेमैन, हमारी तरह का आदमी भी ये समझ रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नकायस हैं? एक्सपर्ट्स आप भी और वो भी, मुबीन साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन काम नहीं होता कोई उस पे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के अंदर हम काम कर रहे होते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इन तमाम तरह SOPs की जो एक पूरी बुक होती है, और उस बुक के अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि हमें किन किन SOPs के ऊपर काम करना है। मगर द प्रॉब्लम इसके जो हमारे डिपार्टमेंट के इदारे हैं, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उधर एक लिमिट तक तो हमें वहाँ तक असाइन कर रही होती हैं चीज़ें, और हमें वहाँ पे अपने मोहर लगानी होती हैं, ठप्पे लगवाने होते हैं। उसके बाद एक चीज़ कही जाती है कि ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो और जो बाद में देख लेते हैं वो यही डिपार्टमेंट है जो कि फायर से रिलेटेड है, ठीक है? जहां पे हमें फायर स्प्रिंकलर्स चाहिए होते हैं, जहां पे हमें HVAC की प्रॉपर डक्टिंग चाहिए होती है, जहां पे हमें फायर हॉर्स चाहिए होते हैं, जहां पे हमें फायर एग्जिट्स चाहिए होते हैं। इन चीज़ों को हमेशा निगलेक्ट किया गया है बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को बचा रहे होते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये एक ऐसी एडिशन है जिसका बिल्डिंग की ब्यूटी से, एस्थेटिक से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोगों की जानों से ताल्लुक है, ठीक है? और फिर कहा जाता है बिल्डिंग्स में भी हो सकता है कि दोबारा से आप उसको सेफ्टी जब से पाकिस्तान बना है और जब से कंस्ट्रक्शन हुई है इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास इन सब की बुक्स मौजूद हैं, ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वहाँ पे हम लोगों की, मतलब हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और उससे पहले वो कह देते हैं बस यहाँ तक ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। और बाद में क्या होता है? बाद में मौतें होती हैं, लोगों के कारोबार जलते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। इस दफा देख लिया, एक्सटिंग्विशर्स फेल हो गए, वो जो बॉल है जो कि जी आग पे काबू करता है, वो फेल हो गया। अब क्या करना है हमें? जब बड़ी फायर होती है तो ये चीजें काम नहीं आती हैं। पहले ख्याल करें, रोज सोचें कि कभी भी इस बिल्डिंग में, इस घर में, इसमें आग लग सकती है, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही सबक है ये। बहुत शुक्रिया शहनाज, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें की है कि हम उस हमेशा निगलेक्ट करते आए हैं उस इस हेड को, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी की जान बचाना, किसी की सिक्योरिटी और सेफ्टी, और वहां हम जो है ना अवॉइड करते थे सारे मामला की। ये कॉस्टिंग छोड़ने जी इस बात को। जी जी तो बिल्कुल। अगर जब वहां खर्चा बचाते हैं हजारों का, लाखों का, वो फिर अरबों का नुकसान बनता है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, राइज एंड शाइन पे अब हम बात करेंगे थोड़ा अपनी ड्रामास की। जी, क्या ड्रामास हैं पाकिस्तानी ड्रामा। लेकिन ज़ोहैब कुछ अरसे से ना बहुत सैड ड्रामे चल रहे हैं, सीरियस मैसेज वाले, लेकिन बट वेरी डिस्टर्बिंग, सम ऑफ देम वेरी सीरियस, और आप उसको देखने के बाद भी ना काफ़ी देर डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन ये मैंने देखा कि यंग एक्टर्स काम अच्छा कर रहे हैं। सब
जितने काम भी में बड़े आला एक्टर्स हैं डेडिकेटेड हैं, लग रहा है कि वो कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस आ गए मौका मिल गया नहीं, तो और लोग अच्छा काम कर रहे हैं, देखा भी जा रहा है, तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी ऐसे ड्रामे सीरियस चीजें बने, एक जो होता है ना मसाले वाला ड्रामा, ये जबरदस्त हमारा हीरो आया घोड़े पे, ऐसे गन वन निकाल के इसको उठा लो, ये जो फॉर्मूला है ना मौला जट वाला, ये इट्स हमेशा ऑल अबाउट चलेगा। एंटरटेनमेंट यार, Yes, अल्टीमेटली आप where एंटरटेन is होने the के लिए देख रहे हो entertainment? ड्रामा। और एक ड्रामा मैंने भी देखा जो कि हाईली एंटरटेनिंग है, और नाम भी देखें, गुलाम बादशाह, अच्छा ना बादशाह, बादशाह सुंदरी, तीनों इतने फिल्मी नाम हैं और इसमें इतनी जबरदस्त फिल्मी परफॉर्मेंस है। इमरान अशरफ हैं, हिना अफरीदी एंड जावियर नोमान, और तीनों कैरेक्टर्स हैं बाकायदा। नाम क्या है भाई? सुंदरी से आपको पता चल गया कि एक वो लड़की, और मैं गुलाम से जिससे आपको समझ आई, सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ ना जिसके काम से, मैं अभी उसी से बात वो करूंगी। शॉल लेके जो एक लड़का, हाय हाय, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जावियर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड। कैसी हैं आप? जावियर, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। यू आर अमेजिंग इन दिस सीरियल। थैंक यू सो मच जी, मींस अ लॉट। थैंक यू। मेरी नजरें ना हटे, हाँ। क्या एक्सप्रेशंस, क्या लाइंस, ये कैसे हुआ? यू हैव नेवर परफॉर्म लाइक दिस, इतना जबरदस्त, क्या डिफरेंट था बस इसमें? जी, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय डायरेक्टर फॉर गेटिंग इट आउट ऑफ मी। उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, अमीन इकबाल सर ने, तो इट्स थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू बाबर जावेद सर कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस तरह परफॉर्म करने की एक कैरेक्टर को। अच्छा, जावियर मुझे बताएं कि बताएं, offer ड्रामे भी से जब मुताल्लिक हाँ थोड़ा सा हाँ। अगर बता सकते हैं, वन लाइनर कि भाई है क्या, अभी तो 2 एपिसोड्स इसकी आई हैं, कैसे, यानी एक ऐसी कहानी है जो हम देखते हैं कि अपने आसपास होती हुई कहानी, जरा सा बताएं उस बारे में। फिल्म है ये। देखिए जी, इट्स अ वेरी फिल्मी ड्रामेटिक एक्स्ट्रा मेलो ड्रामेटिक काइंड ऑफ अ ड्रामा, और मैं कुछ ज्यादा गिव अवे नहीं कर सकता हूँ आपको, वरना वो फिर ज्यादा ही हो जाएगा, बट इट्स समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर। और मैं बिल्कुल ये भी कहना चाहूंगा कि जो हरकतें मेरा कैरेक्टर आपने 2 एपिसोड में देखा करते हुए, मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता हूँ, बट ये एक बिटर ट्रूथ है हमारी सोसाइटी का, ऐसे लोग होते हैं, तो इसको सिर्फ एज अ कैरेक्टर ही लिया जाए तो आई वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये सच है और ऐसी हरकतें कैसे लोग, तो जैसा मेरा कैरेक्टर आपको दिखाया हुआ है, जो हरकतों वो में कैरेक्टर वो जरा touch कर रहा है। भाई, कैरेक्टर कहीं तो बहुत असूल पसंद है, हाँ। लेकिन लड़की को घुंघरू में देख के ना उधर डिस्टर्ब हो गया। देखिए, घुंघरू ऐसी की लोग बात है होती सारी, सारा मसला किसका है? घुंघरू का घुंघरू का मसला है जी, घुंघरू ने खराब कर दिया सारा कुछ। है ना। और वो अच्छा एक्सप्रेशन जावियर के देखने वाले हैं, जो इसकी लाइंस, मुझे तो उस लड़की ने थप्पड़ मारा गुलाम। अच्छा जावियर मुझे बताएं कि ये डिफिकल्ट था आपके लिए ये कैरेक्टर करना, क्योंकि ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपका गेटअप भी एक ऐसा है कि आपने ओवर एक्सप्रेसिव भी नहीं होना है, लुक्स देने हैं आपने, कैसे आपने इसको जी देखा? बिल्कुल, मेरे लिए इट वाज नॉट अ इजी कैरेक्टर टू प्ले, और स्पेशली जो सीन्स मेरे थे कुछ पहले 1-2 एपिसोड्स में, वो आसान नहीं थे, बट अगेन डायरेक्टर अमीन इकबाल सर जो हैं, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें मुझे समझाई भी ड्यूरिंग सीन्स, और उसी से आई थिंक मेरा काम बेहतर बाहर आया, तो ही मेड इट वेरी इजी फॉर मी टू परफॉर्म द वे आई डिड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम जी। अच्छा, लेकिन इसमें फिर एक राय वो होती है ना, अरे ये कैसा ड्रामा, इतना ये क्या इसमें फिल्मी सीन्स, ये वो सारा बड़ा ओवर द टॉप, वो भी है ना। ओपिनियंस बिल्कुल होते हैं ओपिनियंस, और ऐसी चीजें होती हैं, अब इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इट्स मेरे जैसी भी तो ऑडियंस होती है ना, मेरे लिए भी तो ऐसे ड्रामे बन रहे हैं। मैं बताऊं, ये इस ड्रामे ने ना एक तारीख बनाई है, एक वजह। ग्रीन पे पहला एपिसोड जब सिर्फ 2 चले हों, 5.5 मिलियन व्यूज, ये कभी नहीं हुआ। बाकी दूसरे चैनल्स पहली दफा हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ। इवन काबली पुलाव वगैरह लेटर होते हैं कि नंबर्स बढ़ते हैं, लेकिन 2 एपिसोड सिर्फ चले और आपका पहला वाला इतने मिलियंस ले लें, दिस इज नेवर हैपेंड। अभी जो आपके बड़े टॉप सीरियल्स चल रहे हैं, 2.5 मिलियन ज्यादातर, 2 को छोड़ के 2.5 मिलियन या कुछ लाखों में व्यूज हैं। ये तुमने एक्सपेक्ट किया था कितना? ये तो इंस्टेंट हिट है, ये नंबर्स जो बता रहे हैं। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं जी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल,
और अल्लाह करे कि लोगों को पसंद आए और लोग आगे देखें। और इमरान अशरफ के साथ कैसा रहा काम करके? वो It खुद was an amazing experience जी। इमरान भाई is a very funny person and there was never a boring day on set with him। तो शुगल लगता रहे, खुशी खुशी काम होता रहे तो काम का भी मजा आता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी सुंदरी की तो रियल लाइफ में शादी हो गई। सुंदरी की शादी में तैमूर मुझे तो मिल गया एक और था। दुश्मन है तुम्हारा। Congratulations to हिना जी। है ना? अच्छा, एक और मुझे इस कैरेक्टर में हमने देखा है कि आपके पापा ने भी बड़े इस तरह के कैरेक्टर निभाए हैं, विलन के कैरेक्टर्स। उससे पापा से कुछ पूछा कि कैसे करना है मुझे, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए? ऐसे रोल्स में नुमान इजाज। हाँ, ऑनेस्टली जी उनसे मैंने एडवाइस ज्यादा स्पेसिफिक टू द कैरेक्टर नहीं ली थी, बट जनरली वो मुझे चलते फिरते कुछ देखते हैं मेरा तो कोई एडवाइस दे दिया करते हैं, बट मैंने कुछ स्पेशल उनके साथ डिस्कशन नहीं की थी इस कैरेक्टर के बारे में, और ना ही उनकी मैंने कोई चीज देखी थी। व्हाटएवर हैपेंड इन द सीन्स हैपेंड वेरी नेचुरली। इट वाजंट समथिंग आई प्लान्ड विद माय फादर और द डायरेक्टर। इन फैक्ट मुझे याद है दश्त में उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा था। सुना है जी मैंने, मुझे काफी लोगों से सुनने को मिला। हाँ, नहीं बड़े जबरदस्त इसमें मोमेंट्स हैं। बड़ा टॉर्चर भी किया, एसिड के ड्रम में डाल दो बंदे को, ये ब्रूटल। हाँ जी, हाँ जी। पता है मैं हाँ जी। कौन हूँ? अभी जहाँ फ्रीज हुआ है आपने सुंदरी को पकड़ लिया और पुलिस साथ लेके आए और कहा पकड़ लो इसको। वो पुलिस ही जो अपने वो बादशाह के अपने पर्सनल गार्ड हैं। तो उसने जो तो तुम्हें साथ- देखा, तुमने तो उसको नहीं देखा था, तो कैसे उसके पीछे आ गए भाई? देखिए जी, ड्रामा है ना, अभी आपने कहा था ड्रामा है तो बस देख ले। सही बात। अच्छा लेकिन जाविया, कितना ही बड़ा कोई बादशाह हो, हाँ, सुंदरी में ही मरता है। ये खास बात दो है। तीन कोई ना कोई सवाल बादशाह कितना ही बड़ा ताकतवर हो, एक कमजोर लड़की पे मर जाता है। दिल यार दिल। प्यारी इतनी लड़की, जब बिजली कड़कती है तो कैसे उसके हाथ चमकते हैं। जावियार कैसे कहा था? बोल कि यार वो लाइनें बता हाँ। दो जरा, वो जो गाड़ी अरे में तुमने बड़ा इमरान लगता के है साथ आपने बड़ा सीन लगता है बड़ा किया है। ध्यान से देखा है आपने ये। हाँ, वो ऐसा वैसा नहीं, वो लतीफा तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन ये कि उस लड़की ने थप्पड़ मारा, वो इतना तो बोल दो। जाविया लाइन अरे, चाहिए मुझे। देखिए जी, सुबह सुबह उठ के तो मैं वो एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और वो थी भी नशे में। अच्छा, 1.5 एपिसोड में तो नशे में ये। सही है। अच्छा जाविया, you look very good in this serial, like you've lost weight। हमारा फेस भी इसमें पतला लग रहा है। क्या तैयारी की थी इस रोल के लिए? कुछ किया इंटेंशनल? ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सारा कुछ हुआ है। वेट लॉस कैसे होता है ऑटोमेटिक? वेट लॉस तो जी अपना डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरा ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं खाने का बड़ा शौकीन आदमी हूँ, खुश रहने का मुझे शौक है, तो मैं खाता भी हूँ। फिर हमारा काम भी ऐसा है कि उसमें प्रॉब्लम होती है, बट मैं इसको ज्यादा सर पे चढ़ाता नहीं हूँ बात को। तो अभी जो वजन कम हुआ वो खुद ही हो गया, और बस अच्छा खुद ही काम भी कैसे? जिम का काम नहीं है, जिम नहीं जाते क्या? नहीं जी, जिम जाता हूँ, मैं बिल्कुल जाता हूँ, बट जिम के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि मैं खाने का एक बहुत शौकीन आदमी हूँ। तो वो वहाँ क्या मैं पसंद मार है खा सबसे ज्यादा? क्या पसंद है? देसी और फूड? कैसे फिर, कंट्रोल किया? गोश्त हो किसी भी फॉर्म में हो मैं खा लेता हूँ। क्या बात तो बेहतरीन है। मैं बिल्कुल उस तरह का इंसान हूँ जी। अच्छा, तो फेस कैसे स्लिम आ रहा है? ये क्या फेस किया? जी बताओ अल्लाह की हमें। तरफ से स्लिम आ रहा है। अमीन इकबाल सर ने बड़े अच्छे मेरे एंगल्स पकड़ लिए। आई गेस उनको पता लग गया कि देखें हर एक्टर की कोई ना कोई साइड अच्छी लग रही होती है। आई गेस ही अंडरस्टूड कि मेरी क्या साइड अच्छी लग रही है और मैं कहाँ से अच्छा लग रहा हूँ। उन्होंने वहां से शूट अच्छा किया। जावियर और शान जो हमारे एक्टर है, फिल्म एक्टर, मुझे याद आ गया उनकी जो साइड सही नहीं लग रही होती वही दिखाते थे हमेशा प्रोड्यूसर्स। मुझे अच्छा। हाँ, हमेशा। अच्छा, आई कोई गेस जी मैंने सच जी। बता। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ से अच्छा लग रहा हूँ कहाँ से नहीं। मैंने कभी इनफैक्ट अपने शॉर्ट्स भी फिर से नहीं देखे। मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा था, अगर मैं अपने आप को देखूं मुझे अजीब सा लगता है। तो बस वो अमीन सर थे जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, एंड ही वाज गाइडिंग मी थ्रू आउट द सीन्स, एंड आई गेस इसलिए भी अच्छा लगा हूँ बिकॉज परफॉर्मेंस पे जोर मेरा हमेशा ज्यादा होता है और मैं कैसा दिख रहा हूँ उस पे कम होता है। तो जाविया, I थोड़ी guess- ब्रेक के बाद हमारा ड्रामा आया है, और पिछले ड्रामों में और इस ब्रेक में कि क्या कुछ सोच रहे थे कि मुझे कुछ डिफरेंट अब करने की जरूरत है, कुछ अलग करना चाहिए, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की आपने मेरे career जी की? कुछ ऐसा नहीं। मुझे मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये बोला कि एक ऐसी क्राफ्ट है और ऐसा काम है जो करते रहोगे तो सीखते जाओगे। तो मैं बिलीव करता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। मैं करता रहूंगा, सीखता रहूंगा, आज नहीं कल नहीं परसों तो तारीफ करवाऊंगा सबसे। तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। इट्स अ मैराथन नॉट अ रेस।
तो अच्छा जावियर, हम आपके वालिद के तो बहुत फैन है, जाहिर है हम तो बच्चे से बड़े हो गए उनकी एक्टिंग देखते हुए, लेकिन उनकी ना थोड़ी सी अपसेटिंग वीडियो आई एक, हाँ ठीक जी, है, हाँ फील्ड से मुतालिक, तो मुझे एज अ अच्छा। फैन भी और एज अ व्यूअर भी मुझे लगा कि यार क्या ये फील्ड ऐसी है, यानी जो लड़के आना चाह रहे हैं, लड़कियां आना चाह रही, यंग टैलेंट आना चाह रहा है, अगर वो और ये नुमान तो भाई को देखेगा ये स्टार्स बात के- करते हुए, स्टार्स के बच्चों के लिए कितना मुश्किल वो तो है, बच्चों भी वाला सवाल बताया तो उन्होंने। बात की बात है, मेरा लेकिन नहीं, फील्ड तो से जी मुतालिक उन्होंने ओवरऑल की ऐसी- इतनी नफरत है इस फील्ड में। देखिए जी, इस फील्ड की कुछ सच्चाइयां हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर हम उसमें पढ़े तो वो एक डिफरेंट किस्म का शो हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी भी ऐसी बात से नौजवान जो हैं वो डिस्करेज होंगे। इनफैक्ट हमारे मुल्क के अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो एक्टिंग सिखाती हैं, कोई स्कूल्स नहीं है। तो जिन हालात में जिस जिस तरह के लड़के निकल रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, मैं अपने अलावा बाकी सब की बात कर रहा हूँ, कूडोस टू देम। और अगर हम लोग सच सुनने की वो रखें और अपने सीनियर्स की एक्चुअली बात माने तो डिस्करेज नहीं, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आया ना जावियर के नुमान भाई से कि इतनी क्रेडिबल, इतने जबरदस्त एक्टर, हमेशा कॉन्डक्ट उनका बेहतरीन रहा है, जी जी, अगर ऐसे एक्टर से 50 साल, उसने 40 साल तो काम किया होगा आपके वालिद ने, बिल्कुल किया है। नाम कमा के, गुडविल कमा के, फैन फॉलोइंग, जी। उसके बाद उनसे फील्ड में ये रवैया हो कि वो कह रहे हो कि मेरे खिलाफ ये नफरत है जो मेरे बेटे तक तो जा जी रही है, मेरा ख्याल तो है ये तो अच्छी बात बेहतरीन नहीं है। काम होगा कि आप उनको कॉल पे लेके उनसे जरूर पूछें कि उन्होंने ये क्यों कहा। और अगर कॉल पे नहीं, मेरा ख्याल है मिल के आपको पूछना चाहिए ताकि आपको भी सच्चाई पता लगे हमारी इंडस्ट्री की क्या है और किस तरह कंडक्ट करते हैं लोग इंडस्ट्री में लेकिन खुद बीइंग को। अ स्टार किड उसके फायदे हैं या ज्यादा उसके लिए देखिए ज्यादा जी, मुश्किल फायदे है? भी हैं और नुकसान भी हैं। मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं 100, लोगों को लगता है कि मैं इमरजेंसी रूम में से शायद एक्टिंग ही सीख के निकला था। तो वक्त के साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगा, मुश्किलात भी मुझे कभी सामना करना पड़ता है और प्रिविलेज्ड मैं हूँ और मैं ओन करता हूँ इस चीज को कि मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है उसके लिए आसानी होती है। हाँ, मुझे स्टार्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर मैं लोगों को पसंद नहीं आऊंगा मुझे काम नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। नेपोटिज्म मेरे लिए रास्ता निकाल सकता है, मेरे लिए सारे दरवाजे खोल नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन मुझे सही। लगता है प्रॉब्लम ज्यादा होगी आप, यानी उस बार को मैच करना, एक बड़े एक्टर का बेटा होने। देखिए जी, वो बार 35 से 40 साल में वो बार बना है, तो मुझे भी 35 से 40 साल सही दें बात, बिल्कुल। और फिर देखेंगे हम क्या बिल्कुल होता ऐसे है। लेकिन यहाँ से 3 शुरू साल हो गई है भाई कहानी। लेकिन लोग जज करने लगते हैं ना फौरन अभी। इस ड्रामे से फिर जो है लोग ना, जज करते हैं। मैं आई हैव अ वेरी थिक स्किन और मेरे लिए लोगों की बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जरूरी जो खुद खुश रहना और अपने क्राफ्ट पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू लोगों की बातें। अच्छा जावियर, तो मम्मी लोगों का की- भी हाँ जी। बताओ। आपकी मम्मी इतनी प्यारी हैं, इतनी ग्रेसफुल माशाल्लाह जी। वो कितना आपके करियर में इन्वॉल्व है और ये कैरेक्टर कैसा लगा उनको बादशाह का? वो काफी इन्वॉल्व है, नॉट इन माय करियर, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। ऑब्वियसली जी, वालदा है, हर माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है, तो वो बड़े शौक से मेरे ड्रामे देखती हैं और क्रिटिक भी करती हैं। मेरी वालदा, मेरी सारी खालाज, मेरी अम्मी, कजन, सब लोग मुझे बताते हैं कहाँ उनको लगता है मैं गलत हूँ और ठीक हूँ। बट ये है कि हाँ, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसमें मामा भी कहती है हाय हाय ये तो तुमने कहा था ना, मुझे कुछ हुआ तो वाह, माँ है, होता है। बट प्यार भी करती हैं और देखती हैं और क्रिटिक भी करती हैं और अच्छा लगता है जब उनको मैं खुश देखता हूँ, जब वो मेरा काम देखती हैं। और रिस्पांस कैसा आ रहा है बादशाह? अच्छा, बादशाह नहीं है, बादशाह। बादशाह है जी, जी BASHA। ये क्या दो नाम की समझ नहीं है, बादशाह क्या है और सुंदरी किसका नाम होता बादशाह है? कहने में एक एटीट्यूड है, एक स्वैग है, बादशाह। सुंदरी बिल्कुल भी जी। बहुत जरा अनयूजुअल सा बस नाम जी, है। ये मेरा ख्याल है आपको बाबर जावेद से रब्ता करना अभी चाहिए मैसेज एक्ट्रेस के करती हूँ। नाम के बारे में। सही बात है। और जावियर, मुझे एक और चीज बताएं कि यानी एक्टर के लिए नेगेटिव कैरेक्टर करना पाकिस्तानी मीडिया में या ड्रामा इंडस्ट्री में हमने देखा है कि जो एक्टर हीरो का ही कैरेक्टर करते रहे इतने हिट नहीं हुए, लेकिन जब एक नेगेटिव आया तो वो एकदम से फिर स्काई रॉकेटिंग उनकी पॉपुलैरिटी। नहीं जी, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। आई फील लाइक नेगेटिव कैरेक्टर हैज मोर रूम टू प्ले। हीरोज का मोल्ड तो सेम ही होता है, बट विलन्स मेक द हीरोज, और विलन्स अगर अच्छे हों तो स्टोरी की भी मजा आता है। आप जोकर को देख लें। तो माय पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है जी, और मैं काफी इंजॉय करता हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स करना। मजा आता है परफॉर्म करने का। बहुत एवरी टाइम आई margin गेट है टू डू उसमें। समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल जी, देयर इज परफॉर्मेंस मार्जिन इन नेगेटिव कैरेक्टर्स। जिस तरह इससे पहले मैंने एक स्किज़ोफ्रेनिक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। मैंने कभी भी स्किज़ोफ्रेनिक प्ले नहीं किया। मैंने डाउनटाउन टोरंटो में, शिकागो वगैरह में घूमता फिरता रहा हूँ। मैंने वहाँ जितने होमलेस लोग देखे जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है,
तो उनसे कुछ चीजें पिक करके मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया। तो आई गेस नेगेटिव कैरेक्टर में परफॉर्मेंस मार्जिन ज्यादा होता है तो मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ अच्छा, अगर और मुझे अभी हीरो इसका का दे तो मैं वो भी रिस्पॉन्स करूँ। कैसा है बादशाह के कैरेक्टर का? फैंस क्या कह रहे हैं, और फीमेल फैंस खास तौर पे वो कितना कितना खुश हो ऑनेस्टली रहे जी, हैं? मैं इंटरनेट का इस्तेमाल काफी कम करता हूँ, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया पे क्या रिस्पॉन्स है आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट मैं निकलता हूँ जब तो लोग प्यार देते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, और मैं वो ऑर्गेनिक जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है बाहर, वो अच्छा लग रहा है मुझे और मैं एंजॉय नहीं कर तो रहा हूँ। सोशल और मीडिया क्यों नहीं जावियर? आजकल तो सारे एक्टर्स को वजह पोस्टिंग वगैरह नहीं, भी। सारे करते हैं जी, बट आई गेस आई एम डिफरेंट। मुझे ज्यादा शौक नहीं है सोशल मीडिया का, मैं एक बहुत प्राइवेट आदमी हूँ, अपनी जिंदगी प्राइवेट रखता हूँ। हाँ, मुझे इंटरव्यूज भी नहीं देते, पॉडकास्ट इंटरव्यूज पे भी भी नहीं नहीं आते, देता हूँ जी, क्या पॉडकास्ट वजह? भी नहीं। मैंने वैसे ही जी, मुझे शौक नहीं है आई गेस। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं अपनी काम की वजह से जाना चाहूँ, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। एक इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर दूं और फिर उसका एक बतंगड़ बना लिया जाए और उससे मैं मशहूर हूं, मैं वो चाहता नहीं हूँ। सही और बात आई है। गेस अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट नो हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज, और वो जेन्युइन बातें नहीं करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। हर किसी को मसाला चाहिए होता है, तो वो मजा नहीं आता। सही बात है। अच्छा, अब एक मैं सीन की बात करूंगी यहाँ बादशाह, सॉरी मैंने असल में 3-3.5 दफा देख चुकी हूँ, तो मुझे सीन Thank और you so तुम्हारे much जी, डायलॉग्स thank you. याद हैं, और वाकई तुमसे नजरें नहीं हटती माशाल्लाह बच्ची, यू Thank आर you डूइंग जी। सच अ गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है। और पिछले Thank you. प्रोजेक्ट्स में हमने तनकीद भी की क्योंकि हमें अप टू द मार्क काम नहीं मिला, लेकिन इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कितना अच्छा कैरेक्टर। अच्छा, जो सीन Thank है, you. सीन है। सीन है जी, बादशाह भाई साहब आए वहाँ फंक्शन पे जहाँ ना थोड़ा नाच गाना हो रहा है, इसको सही। गुस्सा बिल्कुल। चढ़ा हुआ है और नशे में है, और गन तान ली उस बेचारी मासूम लड़की पे, जिस जो इसको जानती है, इसकी फ्रेंड है। फिर इमरान ने आके इसको बचाया, ऐसे इधर से गन निकाली इधर। अब कितना हैवी सीरियस सीन चल रहा है, और ये उसकी ना ऐसे निकलता है और ऐसे सर रख लेता है उसके ना इतने प्यार से शोल्डर बादशाह। पे। ये क्या कर रहा है भाई? अब प्यार किस पे आ गया तुम्हें? ये जी क्रेडिट गोज टू अमीन सर। हमने काफी डिस्कस किया और अमीन सर को मैंने बोला, पूछा उनसे, मैंने कहा कि बिकॉज मुझे दिखाया हुआ है कि मेरा कैरेक्टर ड्रंक है और वो एक ट्रांस में है, ही इज नॉट इन दैट मोमेंट जहाँ पे वो फंक्शन पे आया हुआ है, उसके दिमाग में वो चपेड़ और वही लड़की चल रही है। तो मैंने अमीन सर को बोला कि क्यों ना इट वुड बी ए ग्रेट वे टू शो द केमिस्ट्री बिटवीन गुलाम एंड बादशाह ऑल्सो। तो मैंने कहा सर अगर हम कुछ इस तरह कर लें, उन्होंने कहा अब रख के ऐसे तो एक स्माइल भी दे देना एंड में। तो मैं वही कह रहा हूँ जी, बिकॉज जब आपकी टीम अच्छी हो, मेरे साथ इमरान भाई भी थे, हम लोग सीन्स डिस्कस करके बनाते थे। तो जब आपको ये फ्रीडम मिल रहा हो सेट पे और डायरेक्टर भी आपका इंटरेस्ट लेके इस तरह सीन्स बना रहा हो, तो आई गेस वो काम फिर नजर आने लग जाता है स्क्रीन पे। यानी और पसंद इम्प्रोवाइज भी करने आती का है। मार्जिन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने जो बिल्कुल जी, लाइन आई फील लाइक आपका काम रोबोटिक नहीं होना चाहिए। आपको सीन पढ़ के समझना चाहिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन और रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को आपस में सीन्स बनाने चाहिए। इसी तरह अगले का भी काम अच्छा आएगा, मेरा भी काम अच्छा आएगा। तो इट्स एक्शन रिएक्शन की गेम है ना जी। तो अगर एक एक्टर ना मुझे सपोर्ट करे मेरे काम को एक सीन में, तो उससे मेरा भी काम नीचे आएगा, उनका भी आएगा। तो आई गेस एक्टर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सीन्स डिस्कस करने चाहिए बिफोर हैंड। हमारे यहाँ आई फील लाइक प्रॉब्लम ये होती है, टेबल रीडिंग्स नहीं होती हैं हमारे किसी भी ड्रामे में। हमारा होता है जी बस सेट पे ही मिले पहली दफा या दूसरी दफा, या एक दफा प्रोड्यूसर के ऑफिस में मिल लिया, दूसरी दफा सेट पे मिल लिया, और तीसरी दफा जब बात हुई तो वो सीन में ही बात हुई, पहले कभी बात नहीं हुई भी थी। तो आई गेस उससे भी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो व्हेन यू हैव एक्टर्स जिनके साथ आप बैठ के डिस्कशंस करो सीन्स के बारे में, इवन ऑफ सेट, तो काम और आसान हो डायरेक्टर जाता है। का, डायरेक्टर्स आजकल सिखाते नहीं। अभी पिछले दिनों मैंने टेलीफिल्म की जावियार। अच्छा, मैं क्योंकि बड़े अरसे बात करती हूँ ना, भूल जाती हूँ मैं, लाइट लेनी है, ब्लॉक नहीं करना, खड़े इधर होना है, मुझे भूल जाता है। अब वो मैं आई हूँ, सीन पड़ा है, आवाज आई एक्शन, मैं कहा किस चीज़ का, नहीं कहाँ से आऊँगी, कितने कदम चलूँगी, पीटीवी की ट्रेंड है ना। तो वो आई हाँ थिंक जी। उन्होंने ज्यूम कर लिया कि इसको पता ही हो गया, मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या करना है, या इतनी जल्दी से बताया कि समझ नहीं आया। तो हाउ पेशेंट, और ये कि कितना सिखाया अमीन ने आपको इस और प्रोजेक्ट। थिएटर कितना अमीन सर ने इसमें वो करता है आपको हेल्प? हाँ, मैं कहा सर अमीन की भी बात करें ना, अमीन डायरेक्टर जो है। नहीं नहीं जी, अमीन सर ने बहुत हेल्प किया। अमीन सर वर्कड विद अजान बिफोर मी आल्सो, और मैंने बड़ी खुल के अमीन सर से बात की कि सर आपको जहां लगे कि मैं ठीक नहीं हूँ,
और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप रोके और हम फिर से करेंगे। और अमीन सर अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं। 2-3 जगह ऐसा भी हुआ कि मैंने सीन ठीक से नहीं किया, शुगल मिला, सेट पे ज्यादा लग रहा था और सीन पे फोकस कम था, उन्होंने झाड़ा भी, मुझे डांटा भी इस बात पे और करवाया फिर से। तो जी डांट खा लेते हो जावियर, यू डोंट माइंड जब I डायरेक्टर feel डांटता like, है? बिल्कुल नहीं जी, मेरे वो बड़े हैं और कोई हम लोग हम काम को लेके जो सीरियस होगा, तो जब वो एक्टर उनको सही चीज नहीं डिलीवर करेगा तो डांट तो पड़ेगी और डायरेक्टर गिला भी करेगा। आई फील लाइक आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो अगर डायरेक्टर मेरे सीन के साथ खुश हैं तो मुझे उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और जूनियर्स का और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि कामरान जेलानी हमारे देखिए साथ जी, थे कुछ- सिर्फ जूनियर्स और सीनियर्स की बात नहीं होती है जी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बड़ा हो छोटा हो, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मुझे बचपन से मेरे वालिद साहब ने सिखाया है कि फल उसी दरख्त को लगता है जो झुकता है। तो इज्जत दें ताकि इज्जत मिले। रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट इज अर्न्ड। हाँ बिल्कुल। तो- अच्छा जावियर, हम जल्दी जल्दी छोटे से ना रैपिड फायर वाले सवाल जी, करेंगे। जी, अच्छा जी, जी, जी। ये पता योर फेवरेट कार? My favorite car, I would say, is a question. जी, कार से भी ऑप्शंस इतनी है, आप नहीं मुझे नहीं, एक SUV जवाब एक पूछेंगे, छोटा सा sedan। आना चाहिए। तुम्हारी अच्छा कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो? तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? ये बताओ। मेरी गाड़ी तो जी सीधे टोयोटा रीवो और लैंड क्रूजर। क्या बात है। जावियर बताओ फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? My favorite perfume these days would be Kilian का है जी। आई लव Kilian का एक किलियन। परफ्यूम है Apple Crumble या something, I think I'm You know forgetting what the I name। am using? किलियन का गुड गर्ल गॉन बैड। Can you imagine? और जाविया मुझे बताओ, शलवार कमीज या फिर ब्लेजर और शलवार कमीज। इस पे तो शलवार लगती भी कमीज। अच्छी शलवार शलवार कमीज। कमीज। शलवार अच्छा कमीज। फेवरेट फीमेल को स्टार? ये जी मुश्किल सवाल कर लिया आपने। I can't choose one। इस वक्त हिना का कह दो। चलिए ना आप ये कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू। फेवरेट मेल को स्टार सा कंफर्टेबल बहुत हो। इमरान अशरफ, अभी उनके साथ काम किया था इमरान अशरफ, वरना वहाज अली, वहाज भाई अमेजिंग, है ना, जिसके साथ उनके अच्छा साथ भी काम एक अमीर आदमी का किरदार या फिर एक गरीब आदमी का किरदार? दो तुम पूछोगे तो मैं पूछूं। अभी तक तो जी मुझे लग रहा है कि अमीर आदमी की मिले जा रहे हैं, गरीब पे कम मिले हैं, तो कोई गरीब का मिलेगा और अगर आपको पसंद आया तो फिर गरीब का कैरेक्टर करेंगे। फेवरेट हॉलिडे प्लेस? फेवरेट हो मैं कनाडा ही कहूंगा जी। आई गो देयर एवरी ईयर। तो फिलहाल तो वही है, फिर वहां से आगे रोड ट्रिप्स हो जाते हैं। तुमने अच्छा, खाने का चाय- कहा था, मैं समझा खाने का- इस्तांबुल कहोगे। खाने का ही पूछो। अच्छा चाय या कॉफी? क्योंकि पता है जाविया इंटरव्यू नहीं देता, सिर्फ यही है। आई एम नॉट अ कॉफी और चाय पर्सन एट ऑल जी। तो लस्सी? दोनों नहीं, पानी पी लेता हूँ। और मेसी या रोनाल्डो? रोनाल्डो। रोनाल्डो। क्या सही बात है। है। बाबर आजम या कोहली? लॉलीवुड या हॉलीवुड या बॉलीवुड? देखिए जी, जहाँ के हैं उसी को इज्जत देंगे, लॉलीवुड। शाबाश। बस फिर तो बाबर आजम कोहली पूछने की बात ही नहीं है। जो रूट या नहीं, बाबर जी, आजम? बाबर आजम। बाबर अच्छा आजम। हेयर स्टाइल? बिग बैश में क्या कर रहा है बाबर आजम? हेयर स्टाइल भी ना। बस जी, वो हर बुरे दिन आते हैं जी, बुरे दिन आते हैं, हर किसी के आते हैं, चाहे वो प्लेयर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, बुरे दिन आते हैं। सही अच्छा बात। मेकअप और नो मेकअप मेल एक्टर? नो मेकअप जी, नो आई डोंट डू मेकअप, सो नो मेकअप। ओए हाय क्या बात है भाई, ऑल द बेस्ट। बस मुझे लास्ट बता दो कि बादशाह को सुंदरी से ऑब्सेशन है, गुस्सा है, बदला लेना या मोहब्बत हो गई है? ऑब्सेशन एंड मोहब्बत है जी। दोनों है। ओए, आंखें चले देखी जावियर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया, और स्टूडियो में भी Thank जब you so much. आएंगे तो फिर और लविंग मजे की आवियार बातें होंगी। एंड इन दिस प्रोजेक्ट ऑल द बेस्ट बेटा। बहुत। और मैं रियली थैंक यू करूंगी कि इसने हमें टाइम दिया। मैंने बहुत कम देखा जाविया को। ये नहीं इंटरव्यूज देता नहीं, और हमारे शो पे आए, और ये बाबर जावेद प्रोडक्शन है जिनका भी हमराही भी थोड़े दिनों में आएगा। वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मैन, ही इज डायरेक्टिंग आफ्टर 13 इयर्स। तो ये देखिए खुशी होती है मुझे जब मैंने प्रोजेक्ट डज वेल। 5.5 मिलियन व्यूज आपके फर्स्ट एपिसोड को आ रहे हैं। दीज आर क्रेजी नंबर्स। और आपकी ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है, यंग एक्टर्स जब आकर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो Extraordinary. ये चलती रहेगी। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए। राइज एंड शाइन। जी वेलकम बैक welcome आफ्टर back. ब्रेक। गुड मॉर्निंग। जाविया नुमानिजात से बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। अब हम जरा थोड़ा सा और खुशगवार कुछ जाते हैं सब्जेक्ट की हसीन तरफ। चेहरे, खूबसूरत चेहरों की हम बात करते हैं ना। ये कैसे आते हैं? कभी कभार तो इनमें इनके लिए बड़ी मेहनत, एफर्ट होती है इनके लिए, अपने ऊपर वक्त लगाए, पैसे लगाए होते हैं। शादियों वक्त में ऐसे नहीं खास होता। तौर पे शादियों शादी में खास तौर सीजन पे। आता है तो हमें होता है एकदम हम हसीन हो जाए, प्यारे हो जाए, हमें मेकअप अच्छा लगे। दुल्हन के अलावा मैं बात कर रही हूँ
कि एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, ठीक है, कपड़े ज्वेलरी, लेकिन स्किन पे भी अब सबका बड़ा फोकस है। तो फोकस है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप कराएं तो यू गेट इंस्टेंट ही ग्लो होता है? लोग तो ये कहते हैं बस फौरन हसीन हम हो जाएं। एक पक्के काम होते हैं और एक थोड़े से शॉर्ट काम टर्म के होते लिए हैं, कच्चे फिर काम दोबारा होते repair work करना हैं। पड़ता है पक्के उसके काम तो फेस पे नजर आते हैं, फिर वो रहते हैं, लेकिन पक्के परमानेंट रहते हैं। हाँ, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चलो पड़ता है। वो भी पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं साहब ना, से हाँ, सही है। डॉक्टर समरा हैं, समरा डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल दोनों ने ठीक। सलाम किया, दोनों का जवाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत से। समरा, बताओ ये जो पक्के काम होते हैं, तो वो कि अगर आपका कोई इवेंट है या कुछ और आप अपने बिल्कुल फेस को ट्रांसफॉर्म करके ईयर्स निकाल दें अपने एज से, वो कैसे होता है? और शॉर्ट टर्म जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट्स, वो कैसे आ सकते अच्छा, इसमें जो पक्के काम हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि पक्के काम लाइक सेमी परमानेंट होते हैं, इसमें भी आपको मेंटेनेंस चाहिए होगी। ऑब्वियसली मेंटेनेंस हर लाइक आप जो कह रहे हैं टेम्पररी एंड परमानेंट, दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स में यू नीड मेंटेनेंस। जो टेम्पररी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें फेशियल्स आ जाते हैं, हाइड्रोडर्म एब्रेजन, वी हैव लाइक डिफरेंट फेशियल्स जो मेडिकेटेड हैं? ट्रीटमेंट्स इसमें होते हैं एक्चुअली स्किन टाइटनिंग और ग्लो नजर आए। तो उसमें हमारे पास मिनिमली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे हम अगर बात करते हैं तो हाईफू इज़ अ ट्रीटमेंट, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो स्किन की डीप लेयर्स में जाके आपके कोलेजन को बूस्टअप करता है एंड इसका जो रिजल्ट है वो 20% इंस्टेंट होता है एंड 3 months में वी विल गेट द मैक्स रिजल्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट। अगर मेंटेनेंस पे बात की जाए तो ये लास्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल लास्ट करता है और इसमें भी मेंटेनेंस आपको 2 साल बाद यू नीड मेंटेनेंस। अच्छा, मुझे बताइए इसमें साइकोलॉजिकल है ये? एक तो वो लोग है ना, किसी की नाक टेढ़ी है, उसने नाक अपनी सीधी करा ली, इसमें देयर इज नथिंग बैड इन इट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, और कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं कि आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ कर दें हमें। ये है साइकोलॉजिकल, खास तौर पे वो लिप फिलर्स वाले जी जी, और यहाँ के ऐसा- फिलर्स वाले। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। इसमें जो एस्थेटिक्स में है, हम जब कंसल्टेशन करते हैं, इसमें एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। वी हैव टू एक्सक्लूड दोज क्लाइंट्स के पेशेंट्स विद अ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कि हमारी नोज टेढ़ी है और नोज बिल्कुल ठीक होती है उनकी। फर्स्ट वी वांट टू काउंसिल देम, बट कुछ लोग होते हैं कि दे नीड सम ट्रीटमेंट, तो थोड़ा बहुत उसमें ऑल्टरेशन करके हम उनको भी सेटिस्फाई करते हैं एंड वी डू इट। बिकॉज अगर हम मना करेंगे वो कहीं और से जाके करवाएंगे। सो ऐसा है, बिल्कुल ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका सब कुछ ठीक होता अच्छा, है। व्हाट अबाउट अगर आपको एक सही ट्रांसफॉर्मेशन देखनी हो और आप यू गो फॉर अ फेस लिफ्ट, जिससे आपका एक्चुअली, वरना ही छोटी छोटी चीजें आप बोटॉक्स कराते रहो ज्यादा ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप एक एज में आ जाएं जहां आपको फिर एक बेहतरीन सोल्यूशन ये हो कि आप कहते हैं वर्टिकल फेस लिफ्ट करा दें, तो फेस आपका हर तरफ से खिंच जाता है, यू लुक यंगर। मैं वीडियोस ऐसे डॉक्टर वोंग की देख रही थी, बिल्कुल ऐसे, कमाल है। सही है, इसलिए बिल्कुल हो ऐसा जाता है, बिल्कुल होता है। यहाँ हो रहा है, सॉरी, यहाँ होता है, पाकिस्तान में भी हो रही है पाकिस्तान में भी बिल्कुल हो रहा है। इसमें जो हमारे जो वर्टिकल फेस लिफ्ट है उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें सर्जिकल है या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। क्या है? जिसमें हम थ्रेड्स, अगर मिनिमली इन्वेजिव, डाउन टाइम जिनका कम हो और जिनकी अगर आप लास्टिंग देखो 3 to 4 years लास्टिंग होती है, वी यूज़ परमानेंट फिलर्स। अगेन आई से सेमी परमानेंट फिलर्स जिनमें स्कल्प्ट्रा आ जाता है। सो उसमें हम जो एजेड क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी गो फॉर द चीक फिलर्स, दे नीड एप्पल चीक्स, इनका फैट रिडक्शन क्योंकि इस चीक पोर्शन में सबसे पहले लाइक स्टार्ट होता है विद एज। सो वी गो फॉर द परमानेंट फिलर्स दैट आर स्कल्प्ट्रा। सो पाकिस्तान में भी वो हो रहे हैं। प्लस थ्रेड्स हैं जो परमानेंट, लाइक जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, 3 to 4 years है, वो हम यूज़ उससे करते क्या हैं। होता है थ्रेड से? वैसे थ्रेड से क्या होता है कि जो जिनका इसमें डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, सो जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, उससे क्या होगा कि आपको जब हम डालेंगे अंदर, देन लिफ्ट भी मिलेगी मैकेनिकल, एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिजॉल्व होगा आपकी स्किन के अंदर, जो कोलेजन को स्टिमुलेट करता रहेगा। और उसके बाद अगर ना जा पाए और मेंटेनेंस ना हो पाए तो फिर वो बुरी शक्ल में नहीं, उसकी बुरी कोई नहीं, maintenance बुरी नहीं होती, बुरी नहीं maintenance होती। नहीं है। हाँ, इसमें बुरी नहीं होती। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली 3 साल, तो कोलेजन तो आपकी बन रही है, तो स्किन बेटर ही होगी आपकी। अरे क्या मेंटेनेंस, क्या मतलब 5000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर बदलेगा, मतलब ऐसा ही लग रहा है तेल मुझे तो। बदलेगा, मुझे यही लग रहा है। ये कौन सी मेंटेनेंस? अच्छा, मुझे बताइए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब लिप इंजेक्शंस हैं, जी जी, वो तो खैर नॉर्मल सी बात है। ये क्या राइनोप्लास्टी क्या है ये? अच्छा, इसमें भी एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी है जिसमें नोज की ब्रिज समटाइम्स लाइक कुछ की टेढ़ी होती है, कुछ की ये हड्डी को मतलब फिर ठीक हड्डी करेंगे, को ठीक bone। करना, ये ब्रिज को ठीक करना, ये नोज ब्रिज जो है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी नॉर्मल सी लेकिन बात है। लेकिन बात ये वो कंप्लीट नहीं हुआ कि एक तो वो इनर सर्जरी सर्जरी है, और अब ये फिलर्स के थ्रू भी फिलर्स के डॉक्टर्स थ्रू, इतनी yes। प्यारी सीधी बहुत, पतली हम लोग ना जो कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल। सिर्फ फिलर से सोचो, टक 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 करके ऐसी प्यारी। यानी अगर मैंने किसी इरम को पसंद किया तो 3 महीने बाद वो इरम किरण बन जाएगी अगर। ऐसे ही बिल्कुल। That's a ऐसे choice. दैट्स ट्रू। मैं कहूंगा इरम तुम किरण बन गई, मैं तो किरण को पसंद किया था। अच्छा ठीक है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ जॉ डिडक्शन ये क्या है? हाँ, जॉ रिडक्शन है, इसमें भी फिर अगेन प्रोसीजर्स बड़ा हैं, पता है। इसमें फिलर्स आते हैं, इसमें अगर आपकी डबल चिन है, लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस हैं जिसमें हम फैट रिडक्शन कर रहे होते हैं, थ्रेड्स डाल रहे होते हैं, सो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं वी हैव, और समटाइम्स हमें कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ता है। लाइपोसक्शन भी है। Yes. अच्छा, लेकिन डोंट यू थिंक डॉक्टर समरा लोग इसको लेके इतने कुछ ज्यादा ही ओवर हैं? हाय इसने देखो ये सर्जरी कराई है, इसने ये कराया, तो मतलब किसी ने अगर अपने पेरेंट्स पे चेंज कराया, एंटी एजिंग चीज कराई है, तो हमारे लोग उसका मजाक क्यों बना? एज ग्रेसफुली आप मेंटेन करें अपनी स्किन को, जो अल्लाह ताला ने आपको ब्यूटी दी है, आप उसको एनहांस करने का आपको राइट है। सो डोंट डू दैट, एक्चुअली दिस इज अ नेगेटिव थिंग। और ये फॉक्स साइज क्या है डॉक्टर साहब? फॉक्स साइज क्या है ये? Fox size basically we do with our surgery, we do with the threads again आप minimally invasive procedure होता है, ज्यादा बेटर फॉक्स की है। तरह की आंखें बन जाती हैं आपकी? फॉक्स क्या, ये आपकी जरा तुम थोड़ा कोरियन देखो फॉक्स सर्जरी फॉक्स, जाके ये आपकी जो टेल डर ऑफ द जाओगे। ब्रो, टेल ऑफ द ब्रो है, इसको थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं। काफी सेलिब्रिटीज ने हमारी कराई अच्छी होती खासी है। आप लोगों की आंखें फॉक्स साइज तो नहीं है? नहीं अच्छा, हमारी डॉक्टर no। साहिबा ने खुद लेकिन कुछ नहीं कराया हुआ, मैंने खुद कुछ नहीं है ना? आई कैन Yes, सी, आई वाज I- जस्ट ट्राइंग टू जज कि क्या हाइफू ये I लिप फिलर just go कुछ with भी नहीं the कराया। lifestyle जो है वो उसमें वॉक है, अच्छी डाइट है, स्ट्रेस कोई नहीं, आप अपने वाउचर हमें दे दें, अपनी डिस्काउंट हमें दे दें। डेफिनेटली मैं और जुहेब जाएंगे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जुहेब का आपने बताना वक्त क्या जरूरत है जुहेब को? क्या? मैंने ब्रेक में बताएंगे, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी कि डॉक्टर साहब ने क्या प्रिस्क्राइब किया, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर एंड अंदर से कुछ फॉल्ट है ये ऊपर वाला कोई फॉल्ट नहीं है। फेस अपना चेक करो, ब्रेक के या बाद या देखते हैं। यहाँ इन फेस देख लेंगे ब्रेक के बाद आप वापस बताएं। जुहेब, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गला खत्म, आवाज आवाज Gone. ठीक हो जाए, कावा इसका बेहतरीन होगा जी, और गर्म पानी भी। जी। तो अच्छा अंडर 19 का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है जनाब, और उसमें पाकिस्तान का आज मैच है स्कॉटलैंड के साथ, लेकिन जो इससे पहले मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, आपको पता है ना वो जो रिफ्ट उनकी अभी क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में वो सियासत। जा रहे हैं और बांग्लादेश इंडिया गेम कम, सियासत ज्यादा खेलता है। सियासत ज्यादा खेलते हैं, और उन्होंने यहाँ भी सियासत के लिए हैंडशेक नहीं किया बांग्लादेश के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ, तो भारत अपनी हठधर्मी पर बरकरार है, लेकिन खैर डकवर्थ लुइस मेथड के तहत इंडिया वो मैच जीत गया। तो आज पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से मैच है, और नादिया वो जो अभी कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है अच्छा हाँ, वो भी बांग्लादेश के तक साथ, वो बिल्कुल। सॉल्व नहीं हुआ। बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगा नहीं जाएगा, अब कुछ होनी थी इनकी डिस्कशन, कोई मुलाकात होनी थी, और हम भी बिल्कुल, और हम भी यानी पाकिस्तान उन्होंने एक आईसीसी के ऑफिशियल में एक इंडियन बीसीसीआई का ऑफिशियल था, उनको वीजा भी नहीं दिया अच्छा बांग्लादेश का विजिट करने के लिए, तो वो भी भरपूर तरीके से क्या बात नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे वैसे हैं। वाकई मतलब, और वो नाराज है बकायदा इससे। जी जी बिल्कुल नाराज है, और बिल्कुल ऐसे नाराज है। स्टैंड लेना चाहिए। और आप जब देखिए इस आपके मुल्क नाराजगी की के बात बाद भी आए। बजाय इसके कि वो मामलात को बेहतर करते, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान हैंडशेक नहीं कर रहे। हालांकि इस बात पे बहुत तनकीद हुई है भारत के अंदर ही कि आप हैंडशेक ना करके आखिर साबित क्या करना चाहिए, जेंटलमैन्स गेम को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और कब तक हैंडशेक नहीं करेंगे और उनको आप बदतमीजी से नहीं उन प्लेयर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ जो है आईसीसी जो है एक्शन नहीं कोई ले रही है। और ये पता कहाँ है का ऑजीज के जो ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स प्लेयर्स हैं और इवन जो टीम में भी खेल रहे हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं भारत का। वो ये कह रहे हैं कि अब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, अगर भारत ने हमारे साथ हैंडशेक ना किया तो हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम ऐसे वेव करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, तो मजाक बन रहा है। स्पोर्ट्समैनशिप होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, कोड्स होते हैं हर चीज के। बिल्कुल। लेकिन भारत के तो किसी चीज पे कोई कोड कोई है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं, और बैड गेम इनकी हमेशा रही है, और बस ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान भी आ रहा है, और बैड गेम इन द सेंस कि इनके चाहे हुकूमत के मामलात हो, जी स्पोर्ट्स के मामलात हो, बुरी स्पिरिट है इनकी, गेम स्पिरिट इनकी अच्छी है ही नहीं, टेरिबल एक्सट्रीमिज्म का शिकार है ज़ाहिर है वो नेशन, पूरी नेशन। खैर अब यहाँ पर क्लोजिंग करनी है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक अपना देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।